नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। अनिल अंबानी के ठिकानों पर ईडी की रेड। जब ये खबर सामने आई तो देश का हर व्यक्ति चौंक गया, क्योंकि पूरे देश को याद था कि राफेल सौदे में मोदी जी बड़े प्यार से दुलार से चाय कॉफी पिला के अनिल अंबानी को ले गए थे। विवाद भी हुआ था कि जो व्यक्ति दिवालिया हो गया हो, इसकी कंपनी दिवालिया हो गया हो, जो फ्रॉड में शामिल हो, जो धोखाधड़ी कर रहा हो, उसको राफेल से क्या मतलब। लेकिन मोदी जी हैं तो मुमकिन है वो कुछ भी कर सकते हैं। और फिर अनिल अंबानी के एक के बाद एक फ्रॉड खुलते चले गए। लेकिन जो मोदी जी का इतना दुलारा हो, ईडी उसके घर भी पहुंच गई। इस कहानी में कुछ और कहानियां हैं जो अभी तक आपके सामने नहीं आई। राजीव रंजन के पास ले चलूंगा नागपुर। आज उन्हीं कहानी को डिकोड करेंगे और पूछूंगा। मैंने पूछा उनसे कि मुकेश अंबानी देश का सबसे बड़ा आदमी, वो अपने छोटे भाई को बचाने के लिए थोड़ी सी दौलत खर्च नहीं कर सकता। मेरे पास 1000 रुपये हो, मेरे भाई को 100 रुपए की जरूरत हो, दिवाली हो, तो मैं आके बंद करके दे दूंगा। लेकिन मुकेश अंबानी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका भाई किस हालत में है। क्या बड़े पैसे वाले लोग ऐसी संवेदनहीन हो जाते हैं? एक बहुत खूबसूरत लाइन है कि ए खुदा इतनी खुदाई ना दे कि मुझे मेरे सिवा कोई दिखाई ना दे। लेकिन अनिल अंबानी की जिंदगी में कुछ और पेच हैं, कुछ और रहस्य हैं। आखिर मोदी जी के इस दुलारे के घर में ईडी क्यों पहुंची, ये बहुत बड़ा खुलासा आज की बातचीत में होने जा रहा है। चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए। चलते हैं राजीव रंजन के पास नागपुर में। आज इन सारे खुलासों को हम आपके सामने ले आने वाले हैं कि इस ईडी की रेड के पीछे का बड़ा प्लान है क्या। राजीव भाई, भारत का एक विवादित विमान सौदा हुआ था राफेल का। सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, लेकिन सरकार ने कहा कि भाई बड़ा देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है, इसलिए हम इसके बारे में कुछ बताएंगे नहीं कि कितने का खरीदा कितने का नहीं खरीदा। अब हम लोग भी तब नहीं समझ पाए कि भाई कितने का खरीदा, इसमें देश की सुरक्षा कहाँ से आ गई। आपने चाहे 1 रुपए में खरीदा हो, लेकिन 1000 करोड़ में खरीदा हो। इसमें रेट बताने में आपको क्या पता, तो आपस की है क्या समस्या है। बाद में पता चला कि राफेल जो कांग्रेस जिस दर पे खरीद रही थी, उससे कई ज्यादा गुना दर पे ये खरीदा गया। इसमें भी इतना विवाद नहीं होता। लेकिन फिर पता चला कि एक शख्स हैं अंबानी जी, अनिल अंबानी जी, दिवालिया कंपनी हो गई, लेकिन वो साहब भी इस सौदे में शामिल थे। लोग हैरान कि जिसकी कंपनी दिवालिया हो गई हो, उसको आप कैसे सौदे में रख सकते हैं। लेकिन मोदी जी हैं तो मुमकिन है। फिर पिछले दिनों अनिल अंबानी अवतरित हुए और वो कुंभ के मेले में वीवीआईपी की तरीके से उनको गंगा स्नान कराया जा रहा था। लेकिन इस बीच में उनके एक के बाद एक घोटालों की कड़ी खुलती चली गई। किस तरह उन्होंने फ्रॉड किया, किस तरह बैंकों से कर्ज उन्होंने बहुत गलत तरीके से लिया, और फिर ईडी ने उनके ठिकानों पर रेड कर दी, छापे मारे हैं। लोग हैरान कि सुबह से ये कार्रवाई जो हो रही है, कोई जना इतना दुलारा आंखों का प्यारा, जिसको आप राफेल सौदे में भी जिसके धंधे में ले जा रहे हैं, और फिर ईडी रेड कर रही है। ये अनिल अंबानी की कहानी है तो क्या। ये एक इंसान ऐसा जो अपने भाई से भी आगे था, देश का सबसे ज्यादा पैसे वाला हो गया था, कैसे वो जमीन पे आ गया, कैसे वो दिवालिया हो गया। इस कहानी में बहुत सारी कहानियां और भी हैं। जरा बताइए, आप बिजनेस के पत्रकार रहे हैं, आपको मुझसे ज्यादा जानकारी होगी। जरा बताइए कि इस कहानी में और क्या क्या चीजें थी, कहाँ कहाँ धोखाधड़ी करी अनिल अंबानी ने। देखिए, आज जो इनकम टैक्स की रेड हुई है संजय जी, ये बेसिकली मसला जो है ये यस बैंक से रिलेटेड है। यस बैंक ने इनको, जो राणा कपूर द्वारा प्रमोटेड बैंक था, लिस्टेड कंपनी थी, और राणा कपूर खुद जालसाजी के आरोप में और घुसखोरी के आरोप में अच्छी खासी मतलब समय जेल के पीछे रहे, जेल की यात्रा की उन्होंने। तो ये 2017 से 2019 के बीच का मसला था, जहां पर यस बैंक ने अनिल अंबानी जी की जो कंपनी है रिलायंस कैपिटल लिमिटेड, उसकी एक 100% ओन सब्सिडरी थी, रिलायंस कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड, RCPL उसका नाम था, रिलायंस कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड। तो ये रिलायंस कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड के नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, मतलब आप कन्वर्टेबल डिबेंचर, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, ये आते से घबराने की जरूरत नहीं है। ये बेसिकली वर्ड सुनते से घबराना नहीं है। ये वर्ड्स, ये कुछ नहीं है, लोन ही एक तरीके की। कन्वर्टेबल डिबेंचर में क्या होता है कि जो आप लोन दे रहे हो वो एक प्री डिटरमाइंड रेट पे कुछ सालों बाद उस कंपनी के शेयर में कन्वर्ट हो जाता है। ये होता है कन्वर्टेबल डिबेंचर। और जो कन्वर्ट नहीं होता शेयर में, वो होता है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर।
बहुत बार आपने ये भी डिस्कशन सुना होगा फाइनेंशियल न्यूज़पेपर और इन सब में, आपके दर्शकों ने देखा होगा कि लोग पूछते हैं कि फिक्स डिपॉजिट में पैसे रखें या नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर में रखें। वो इसलिए करते हैं क्योंकि नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर ज्यादा हायर इंटरेस्ट रेट देता है। तो ये अनिल अंबानी जी की जो कंपनी है ये नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर ही लेके आई थी, बट ये किसी एसेट से बैक नहीं रहते, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, तो ये एक उसमें रिस्क रहता है। तो यदि कंपनी गई तो पूरे पैसे आपके गए। तो ये जो लोन इनको दिया गया था ये लगभग 2,963 करोड़ के आसपास में था, यानी मोटा मोटी आप 3,000 करोड़ आप पकड़ लीजिए। तो 3,000 करोड़ का ये लोन दिया गया था इनके कमर्शियल पेपर्स और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर में लगाए गए थे। अब हुआ ये, यहां से मजेदार चीज शुरू होती है कि ये पैसे मिले अनिल अंबानी जी की कंपनी को, पर अनिल अंबानी जी ने इसमें से कुछ पैसे उठा के जो है 400-500 करोड़, एग्जैक्ट फिगर ध्यान में नहीं है, बट एक अच्छा साइजेबल अमाउंट उठा के जो है राणा कपूर जी की जो वाइफ है उनकी एक कंपनी थी जो कि एक तरीके से समझ लीजिए कि मतलब शेल टाइप की कंपनी थी, कोई बहुत ज्यादा मतलब उसके एसेट नहीं थे, उस कंपनी के अंदर में इन्वेस्टमेंट किया। RAB एंटरप्राइजेस नाम से वो कंपनी थी, ठीक है। और राणा कपूर जी की जो बीवी है उनको जब ये लोन मिला तो आप ये समझिए कि भी इसको ब्राइब मनी भी समझा जा सकता है, क्योंकि जो अनिल अंबानी की जो कंपनी थी जिसको 3,000 करोड़ लोन मिला था उसके पास में कोई बड़े एसेट नहीं थे, कुछ मतलब ऐसा उसका इनकम स्ट्रीम नहीं था कि आप 3,000 करोड़ तक का लोन दे दो। और जो ये लोन सैंक्शन करने की जो कमिटी बनी थी, इन्वेस्टमेंट कमिटी, इसको भी हेड राणा कपूर साहब कर रहे थे, और जो मैनेजमेंट कमिटी है उसके तो वो हेड थे ही, वो चेयरमैन थे यस बैंक के। तो ये जो इन्होंने राणा कपूर की वाइफ के कंपनी में इन्वेस्ट किया, ठीक है, उससे एक संदेह बोर्ड मेंबर्स को हुआ, और इसी में से एक बोर्ड मेंबर ने जो है उठा के एक लेटर, गुमनाम लेटर जो है वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को 2019 में ही कंप्लेन जो है ये कर दी थी। तो ये मुद्दा जो है ये आज का नहीं है, 2017 का मुद्दा है। और आज जो है वो इनकम ईडी की रेड हुई है। रेड अनिल अंबानी और उनके जो मित्र हैं, जैसे संजय डांगी करके एक शख्स है, ये शेयर मार्केट के बहुत बड़े खिलाड़ी है, इनको सेबी ने पहले बैन भी किया है, संजय डांगी को, इनका मार्केट में बहुत नाम चलता है और सब लोग जानते हैं कि ये अनिल अंबानी के फ्रंटमैन हैं। अनिल अंबानी को यदि मार्केट में इन्वेस्ट करना रहता है घुमा के, तो संजय डांगी जी का नाम और उनकी जो कंपनी है ऑथर्स इन्वेस्टमेंट, उसका नाम आप देखोगे। अब कोई भी हमारा व्यूअर, हमारे 4PM के प्यारे दर्शक यदि जानना चाहते हैं तो आप संजय डांगी गूगल करेंगे, आपको ढेरों रिपोर्ट्स मिल जाएगी। इनको पहले सेबी ने भी बार किया हुआ है और इन पे पहले भी रेड हुई है। तो इस तरीके से 50 अलग अलग कंपनी जो है। एक सेकंड मैं कुछ नाम बता दे रहा हूँ जहाँ पे आज सर्चेज हुई हैं, जो नाम अभी तक चर्चा में आ रहे हैं, वो संजय डांगी, सतीश सेठ, अमित डांगी, पुनीत गर्ग, छाया विरानी, आकाश सूरी, जितेंद्र सांघवी, अमित वापना, पिनकेश शाह, रविंद्र सुधाकर, अनुराग शर्मा, आशीष शुक्ला, कमलकांत गुप्ता, वरुण अग्रवाल, अमरीश शाह, संदीप खोसला, यशपाल, प्रदीप शेरॉफ, ये नाम हैं जो बड़े बड़े। ये सब लोग रिलायंस कैपिटल के थे। अमिताभ झुनझुनवाला जिसका आपने नाम लिया, वो तो सीईओ थे उस कंपनी के, और मेरी उनसे पहले बात भी होती थी। वो तो इंडिया में है भी नहीं, वो सिंगापुर शिफ्ट हो गए। तो अभी उनके ऊपर में रेड जो मारा गया, आपने सेठ साहब का नाम लिया, देखिए दो इनके जो कहा जाए वाइस चेयरमैन थे जो अनिल अंबानी जी के ठीक नीचे थे। मतलब अनिल अंबानी के आप राइट हैंड मैन और लेफ्ट हैंड मैन इनको समझ सकते हैं। एक थे ये सेठ साहब जिनका आपने नाम लिया, और दूसरे थे झुनझुनवाला साहब जिनका आपने नाम लिया। सेठ साहब तो अभी भी मेरे ख्याल से इंडिया में हैं, जो झुनझुनवाला जी हैं वो बाहर चले गए, अमिताभ झुनझुनवाला। तो ये जितने भी लोगों के आपने नाम लिए ये की पोजीशन पे बैठे हुए लोग थे रिलायंस कैपिटल के, जिसकी सब्सिडरी कंपनी जो है मैंने आपको बताया कि रिलायंस कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड, RCPL जो है वो उसी की कंपनी थी। तो कुछ RCPL के एम्प्लॉयज है, चूंकि वो 100% सब्सिडरी थी रिलायंस कैपिटल की, तो ऐसा समझना चाहिए कि रिलायंस कैपिटल के ही सारे ऑफिशियल्स के ऊपर में छापा पड़ा है। और मसला जो है वो यस बैंक का। इसमें ऐसा लग रहा है कि राणा कपूर ने शायद कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन दिया होगा जब वो जेल में थे, या माना होगा कि हाँ भाई अनिल अंबानी जी जो हैं वो इसमें लिप्त है,
इसी कारण से 5-6 साल बाद जाके रेड जो है ईडी की पड़ रही है, यानी 2019 के मसले में अभी 2025 में जाके सघन रेड पड़ रही है। और इसके कुछ पॉलिटिकल एंगल भी हैं जो हम बाद में आप जब सवाल पूछेंगे तो डिस्कस करेंगे। मैं वही उसी एंगल पे आ रहा हूं कि उससे पहले मैं ये एंगल जानना चाहता हूं, जो इंसान किसी जमाने में देश के सबसे बड़े पैसे वालों में था, जिसकी कंपनी की तूती बोल रही थी, मुकेश अंबानी को भी शायद एक टाइम में पीछे छोड़ दिया था आदमी ने, पूरे देश में जहां भी अंबानी हाथ रख दें उनकी चर्चा होती थी, वो आदमी अचानक आसमान से नीचे कैसे आ गया? ये कंपनी बर्बाद कैसे हो गई? इस कंपनी की बर्बादी की कहानी क्या थी? ये मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ। संजय जी, आपको याद होगा अनिल अंबानी जी जो हैं वो समाजवादी पार्टी से राज्यसभा के मेंबर बने थे, और जो भी लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बनता है वो एक डिस्क्लोजर देता है कि उसके एसेट कितने हैं। मुझे जहां तक याद आ रहा उस टाइम में उन्होंने डिस्क्लोज किया था कि 6,500 करोड़ सिर्फ वो कैश पे ही बैठे। आप बताइए 3,000 करोड़ का मसला है। उस टाइम में जब वो राज्यसभा सांसद बने थे सिर्फ कैश ही उनके पास में इसका डबल अमाउंट था। तो आपने बहुत ही प्यारा सवाल पूछा है कि ये जो अर्श से फर्श पे गिरे हैं ये कैसे हो गया। तो इसमें देखिए बहुत बड़ा योगदान जो है वो कांग्रेस सरकार का रहा है। कांग्रेस गवर्नमेंट जो है, जब मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच में, दोनों भाइयों के बीच में टसल चल रहा था, तो आपको मालूम है कि मुरली देवड़ा जी ने खुल के मुकेश अंबानी का साथ दिया था और उन्होंने कहा था कि वी विल मीट यू इन कोर्ट। जब मुकेश अंबानी जी का जो वकील जो थे वो हमारे नागपुर के बड़े चर्चित वकील हैं जो अभी लंदन में जाके सेटल हो गए हैं, ठीक है। तो उनका नाम देखिए मैं एकदम से मुंह पे आ नहीं रहा। तो वो मुकेश अंबानी जी के वकील थे और आपके साल्वे जी की बात कर रहे हैं आप? हाँ, हरीश साल्वे जी। हरीश साल्वे नागपुर के बहुत चर्चित मतलब वन ऑफ द मोस्ट फेमस पर्सन में से हैं। हरीश साल्वे जी हैं जो हैं वो मुकेश अंबानी के वकील थे, और आपके अनिल अंबानी जी के जो वकील थे वो थे मुकुल रोहतगी जी। तो इन्होंने बोला भी था कि वी विल सी यू इन कोर्ट। किसने? मुकेश अंबानी ने नहीं, मुरली देवड़ा जी ने बोला था। तो हुआ ये था कि अनिल अंबानी को पहले तो कांग्रेस सरकार ने बहुत कॉन्ट्रैक्ट दिए, जम के कॉन्ट्रैक्ट बांटे। इनको 4 बड़े यूएमपीपी जो अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट जिसको बोलते हैं वो मिले। एक अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट जो है वो 4,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है, 4,000 मेगावाट। तो इन्होंने बड़े जोर शोर से लैंड एक्वायर किया, चाइनीज कंपनीज के साथ में जॉइंट वेंचर किया बीटीजी कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, बॉयलर, टरबाइन, जनरेटर, इन सब के लिए। साथ ही रिलायंस कम्युनिकेशन ने बहुत ही एग्रेसिवली जो है वो उन्होंने अपना जो है बिजनेस का जो है वो एक्सपैंड करना शुरू किया। अब हुआ यह इनके साथ में दो गड़बड़ी होगी। एक तो ये कि कांग्रेस सरकार ने जो 4 यूएमपीपी के कॉन्ट्रैक्ट दिए थे, एक सिर्फ जो मध्य प्रदेश वाला था, रोजा मेरे ख्याल से नाम है, वही चला। बाकी तीनों के तीनों जो है वो तीनों के तीनों यूएमपीपी इनके गड्ढे में चले गए। लैंड एक्वायर नहीं हुई, ट्राइबल्स ने प्रॉब्लम क्रिएट किए, कांग्रेस गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया, लास्ट में उन पे पीछे हट गए। इससे बहुत बड़ा धक्का लगा। अनिल अंबानी बेवकूफी कर बैठे कि उनको साफ साफ दिख रहा था कि भाई के साथ में संघर्ष में कांग्रेस जो है वो जा रही है बड़े भाई के साथ में, तो इन्होंने कुछ ज्यादा ही आवश्यकता से अधिक जो है विश्वास कर लिया था। एक गड़बड़ी ये हुई। दूसरी ये हुई कि इनकी जो रिलायंस कम्युनिकेशन थी वो सीडीएमए टेक्नोलॉजी पे काम कर रही थी। सीडीएमए टेक्नोलॉजी जो है उस टाइम में डाटा पे खेल रहा था, और बाकी जितनी भी जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज थी, चाहे आपका एयरटेल हो या दूसरी कंपनी हो, ये वॉइस के ऊपर में इनका ज्यादा फोकस था। अनिल अंबानी जी ने बहुत ही एग्रेसिवली जो है इसका मतलब अपने टेलीकम्युनिकेशन कंपनी को फैलाना शुरू किया, और वहां थोड़ा गेम खेलने की कोशिश की। डीबी रियलिटी वाले बलवा साहब, शाहिद बलवा, जो कि अगेन इनके बहुत अच्छे मित्र हैं, उनको सामने लाके एक मतलब ये टेलीकम्युनिकेशन इन्होंने लाइसेंस हासिल किया। ये चाह रहे थे, बाद में ऐसा मुझे पता चला, मेरे ही उन कंपनीज में जो सोर्सेस थे बहुत पहले, उनका कहना था कि बाद में वो बलवा जी की कंपनी इनके साथ मर्ज हो जाती। अब होती नहीं होती, वो तो स्कैंडल आ गया सामने। स्कैंडल भी जाहिर सी बात है मुकेश अंबानी के ही लोगों ने स्कैंडल को सामने लाया था। तो ये जहां जहां गए बड़े भाई से पंगा लेना इनको बहुत भारी पड़ गया। बड़े भाई से पंगा लेना इसलिए भारी पड़ गया क्योंकि जो उस टाइम की सत्तारूढ़ सरकार थी
वो सत्तारूढ़ सरकार जो है मुकेश अंबानी जी के पीछे एकदम जम के खड़ी हुई थी। जी जी एक संजय। एक बहुत खूबसूरत लाइनें हैं, उसका हो सकता है एक आध शब्द गड़बड़ कर रहा हूँ, लेकिन लाइन शायद वो ऐसी थी कि ए खुदा मुझको ऐसी खुदाई ना दे कि मेरे अलावा कोई दिखाई ना दे। ये जो बड़े लोग होते हैं राजीव भाई, इनके अंदर संवेदनाएं नहीं होती है ना, मतलब सेंसिटिविटी, कुछ भावुक होना, ये सब नहीं होता है ना। मेरे पास अगर 1000 रुपया हो और मेरा छोटा भाई परेशानी में हो और मेरे 100 रुपए से उसकी परेशानी खत्म हो सकती है, तो मैं आंखें बंद करके उसको 100 रुपए दे दूंगा, 1000 में से 100 रुपए उसको दे दूंगा कि भाई ये छोटा, दोनों बचपन में एक ही माँ की गोद में खेले, संग संग छोटे छोटे होते होंगे, खेलते होंगे, धीरू भाई ने संघर्ष करके इतना आगे तक ले गए थे अपने परिवार को। आज छोटा भाई जब दिवालिया हो गया कंपनी, और बड़ा भाई देश का सबसे ज्यादा पैसे वाला, तो वो बड़ा भाई छोटे भाई पे इतना भी तरस नहीं खा सकता। सोचो, मान लो उनके 2 बेटे हैं, अनंत है और दूसरे वाले हैं, इन दोनों में झगड़ा हो जाए तो मुकेश अंबानी को कैसा लगेगा कि मेरे 2 बच्चे और दोनों के बीच में टकराव हो गया। तो माँ जो है कोकिला बेन जी, उनको कैसा लगता होगा कि बड़ा भाई एकदम दुनिया में ट्रंप के संग समझौता करने जा रहा है, छोटा भाई जेल जाने के कगार पे है। तो माँ होती है ना, उसके लिए तो दोनों बच्चे बराबर होते होंगे। तो उम्र के इस पड़ाव पर मुकेश अंबानी माँ को दर्द दे रहे हैं। और छोटे भाई ने गलती कर भी दी, तो वो है ना कि बड़न बड़न का ये होता है कि वो छोटे के बातों को अनदेखा कर दें। तो ये इतनी संवेदनाएं होती नहीं है कि आदमी बहुत पैसे वाला हो जाता है तो उसके अंदर की संवेदनाएं खत्म हो जाती हैं। कोई कोई मानवता बचती नहीं है, भाई का प्यार नहीं बचता, रिश्ते नातों की इज्जत नहीं बचती, कोई कदर नहीं बचती। क्या ऐसे ही होता होगा बड़े लोगों का? देखिए आप बहुत हद तक सही बोल रहे हैं, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हैं तो आपको रुपए के अलावा कुछ और नजर नहीं आता। ठीक है, आप जो बात कर रहे हैं रिलेशनशिप की, आप जो बात कर रहे हैं कि भाई खून का रिश्ता है, तो खून का रिश्ता तो बहुत सघन होना चाहिए। तो ये सब चीजें संजय जी, मेरे आपके जैसे लोग जो हम लोग मध्यम वर्गीय लोग हैं, हम लोग ध्यान रखते सोचते हैं। बट जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो, जब आपके लिए पैसा ही जीवन हो जाता है, तब तो फिर आप अपनी जेब कैसे ढीली करोगे, कैसे जेब से पैसे निकालोगे? जब तक आपको अपने हर काम में फायदा नजर नहीं आएगा, जब तक आपको अपना स्वार्थ सिद्ध होता हुआ नजर नहीं आएगा, आप जेब से पैसे नहीं निकालोगे। और यही चीज जो है, यही चीज हुई है। हालांकि मुकेश अंबानी ने एक बार उनको बचाने की कोशिश की थी, एरिक्सन का मामला आया था, वहां पे भी इन्होंने 950 करोड़ का डिफॉल्ट किया था। अनिल अंबानी जी ने तो ना जाने कहां कहां डिफॉल्ट कर रखा है। मतलब आप समझिए, मैं ये इलेक्शन का पहले बता दूं, 950 करोड़ का डिफॉल्ट किया था। उस टाइम में मुकेश अंबानी ने कुछ ले दे के जो है वो लोन जो है चुकता किया और मामले को खत्म किया। पर इन्होंने चाइना के बैंक से लोन लेके 5,500 करोड़ का लोन जो है डिफॉल्ट कर चुके हैं। और इनको भय है कि चाइनीज लोग इनको उठा के ना लेके चले जाए, कहीं इनके साथ कुछ ऊंच नीच ना हो जाते। भारत से बाहर भी नहीं जाते अनिल अंबानी। अनिल अंबानी देश के अंदर रहते हैं। आप याद कीजिए, पहले अनिल अंबानी की बड़ी फोटोज आती थी, यहाँ मॉरिशस में बीच पे फलाना जगह ठिकाना जगह। आप मुझे याद करके बताइए, लास्ट टाइम कब आपने अनिल अंबानी जी की कहीं भी मैगजीन, न्यूज़पेपर, कहीं भी फोटो देखिए कि वो फॉरेन विजिट कर रहे हैं? अनिल अंबानी जी इस भय, इस डर के साथ में कि चीनी लोग जो है उनको अरेस्ट ना करवा दें, कुछ करा, क्योंकि लंदन के कोर्ट में ये केस लड़ रहे थे। और लंदन के कोर्ट में अनिल अंबानी ने कहा कि मैं तो पूरा बैंकक्रप्ट हो गया हूं, मैं अपनी बीवी के गहने बेच बेच के घर चला रहा हूं, मेरे पास में पैसे नहीं है, मैं आपको कहां से पैसे दूं? तो चीनी लोग जो हैं बड़े ही क्रूर रहते हैं, बड़े ही क्रूअल रहते हैं। उनको, उनके सामने कोई नाटक जो है वो चलता नहीं है। आप इंडिया के बैंक्स को चरा सकते हो, उनको मूर्ख बना सकते हो, बट चीनी बैंकों को घुमाना जो है ये शायद पॉसिबल नहीं है। इसलिए अनिल अंबानी जी, मेरी जानकारी जो है वो भारत के बाहर वो कहीं जाते ही नहीं है कि चीनी लोगों के हाथ में लगे। जी संजय। बाप रे बाप, क्या हसीन होता है जिंदगी, कहाँ से कहाँ पहुंचा देती है। कभी देश का सबसे बड़ा पैसे वाला आदमी और कब भारत से बाहर जा नहीं सकता, डर है जिंदगी का। बिल्कुल, आप कह नहीं सकते कि आपको ईश्वर ने कहीं पहुंचाया है। तो अगर आपकी ऊंचाई पे जहां तक पहुंचा दिया गया, कहा जाता है ना कि ऊंचाई तक पहुंचना ना आसान मुश्किल काम नहीं है, ऊंचाई पर बने रहना मुश्किल काम है कि आप गिर ना पड़ो कहीं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि जो कंपनी दिवालिया थी, जो कंपनी इतने बड़े बड़े फ्रॉड कर रही थी, उसको हमारे मोदी जी राफेल में क्यों उलझा दिए? राफेल में आखिर अनिल अंबानी की भूमिका क्या थी? उस समय इतना प्यार, इतना दुलार क्यों आया होगा मोदी जी को?
अनिल अंबानी पर? देखिए, अरुण जेटली जी की बड़ी अहम भूमिका थी, आपको याद होगा 2014 से 2019 के मोदी जी के शासनकाल में, जब तक वो बीमार नहीं हुए। अरुण जेटली जी के बड़े ही करीब मित्र हैं मुकुल रोहतगी जी, और मुकुल रोहतगी जी जो है वो अनिल अंबानी जी के जो हैं वो लॉयर रहे हैं, ठीक है। तो अरुण जेटली जी के बहुत ही गुड बुक्स में थे अनिल अंबानी। तो अनिल अंबानी जी की मित्रता, ऐसा बताया जाता है, मित्रता तो पहले से थी मोदी जी के साथ में, परंतु मोदी जी अरुण जेटली जी के ऊपर में बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते थे, और चूंकि अरुण जेटली जी ने बहुत अच्छे विचार अनिल अंबानी जी के बारे में बताए थे, ऐसा लोग बताते हैं जो उस टाइम में क्लोज थे, जो बीजेपी के अंदर में अपने सोर्सेज रहे हैं, उन्होंने बताया कि अरुण जेटली जी का बहुत बड़ा इनके सर पे वरदहस्त था अनिल अंबानी जी के ऊपर में। और हमें दिखता भी है कि मुकुल रोहतगी जी, अरुण जेटली जी, ये लोग सब एक ही मतलब सर्कल के लोग थे, ठीक है। कांग्रेस के टाइम में जो बड़े बड़े केसेस इन लोग को मिल जाते थे वो अनिल अंबानी की इससे मिलता था, अदरवाइज मुकेश अंबानी ने तो सारे लॉयर हायर करके रखे थे। अनिल अंबानी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि वो ना केवल मुकेश अंबानी से लड़ रहे थे, बल्कि आपको यदि नीरा रेड्डिया टेप याद होगा संजय जी, नीरा रेड्डिया के टेप में जो खुलासा हुआ, ये उसी टाइम में टाटा पावर से भी लड़ रहे थे। टाटा पावर में भी आपको नजर आएगा कि जो है वो नीरा रेड्डिया जी कई पत्रकारों को जो है अनिल अंबानी के बारे में बता रही हैं कि इनके खिलाफ ये रिपोर्ट फाइल करो, वो रिपोर्ट फाइल करो। तो टाटा पावर से भी लड़ रहे, मुकेश अंबानी से भी लड़ रहे, इसी टाइम में एसआर से भी लड़ रहे। तो वो कॉर्पोरेट जो वॉर था उस जंग के टाइम में, मैं भी अपने पीक पे था जर्नलिज्म के, बॉम्बे में था, तो मैंने वो सब बहुत क्लोजली देखा कि ये किस तरीके से जो है ये सारी चीजें चल रही थी। और इसके अंदर में जर्नलिज्म के अंदर में भी दो खेमे बन गए थे। कुछ लोग जो है मुकेश अंबानी टाटा की तरफ चले गए, कुछ लोग अनिल अंबानी के साथ निभा रहे। दोनों एक ही टाइम में अनिल अंबानी ने बहुत सारे लोगों के साथ खुचा लिया था। जब एक ही टाइम में आप इतने सारे लोगों के साथ दुश्मनी कर लोगे, तो मैं संजय जी, मैं और आप कर सकते हैं, हम पत्रकार हैं, पर उद्योगपति जो है वो इतने सारे लोगों के साथ दुश्मनी नहीं कर सकता। तो यही उनके लिए बहुत ज्यादा जो है भारी पड़ गया। पर जैसे ही मोदी जी की सरकार आई तो इनको एक थोड़ा रिलीफ मिला। उस टाइम तक इनका डाउनफॉल हो चुका था, इनको फिर से जो है उठाने का प्रयास किया गया राफेल डील में लाके, पर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ जी। अच्छा, मेरा सवाल वही है कि मोदी जी क्यों लाए होंगे? उस समय में मोदी जी के मन में क्या चल रहा होगा कि दिवालिया हो रहा है, आदमी इतना बड़े झगड़ों में फंसा हुआ है, उसको लेकर और चलो राफेल में इसको बिचौलिया बनाओ। देखिए, मोदी जी बड़े मूडी आदमी, उनका मन आ गया होगा कि इसको हेल्प करना है, ये जिंदगी भर मेरा एहसानमंद रहेगा, इसको हेल्प करना है, तो वो भी एक कारण हो सकता है। दूसरा, ये एक बड़ा कारण जो है जिसकी तरफ कोई सोच नहीं रहा है, वो ये है कि राणा कपूर और अनिल अंबानी जी जो है ये कांग्रेस की दुखती हुई जो है ना नब्ज है। राणा कपूर जी के ऊपर में इल्जाम लगे थे कि भाई इन्होंने सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी किसी से 5-5, 6-6 करोड़ की पेंटिंग्स खरीदी है, कांग्रेस के कई लीडर से AK एंटनी की वाइफ की पेंटिंग खरीदी है। तो राणा कपूर एक दुखती हुई जो है वो नस है कांग्रेस के लिए। तो जब कभी भी कांग्रेस भाजपा के ऊपर में हावी होने लगती है तो ये लोग क्या करते हैं, ये अनिल अंबानी और राणा कपूर का मुद्दा ले आते हैं ताकि कांग्रेस चुप बैठ जाए। आप देखिए, जब भी राणा कपूर या अनिल अंबानी का मुद्दा आता है, आपको जयराम रमेश या कोई दूसरे प्रवक्ता जो है बहुत ज्यादा बोलते हुए नजर नहीं आएंगे कि भाई बोल रहे कि हाँ राणा कपूर को अरेस्ट करके ये करो वो करो। जिस तरीके से ये अडानी या अंबानी, मुकेश अंबानी, इन लोग के इशू में, दूसरे कॉर्पोरेट के इशू में बात करते हैं, तो राणा कपूर कहीं तो भी दुखता हुआ रग है और DLF भी इनका दुखता हुआ रग है। इसीलिए जब कभी भी इन कॉर्पोरेट्स के ऊपर में हाथ डाला जाता है तो कांग्रेस थोड़ी सी बैकफुट पे आ जाती है। आज की डेट में कांग्रेस फ्रंट फुट पे होकर खेल रही है, मोदी सरकार के हर बॉल पे छक्का मार रही है, मोदी सरकार परेशान है। तो ये परेशान होकर उन्होंने 6 साल पुराना जो गड़े मुर्दे जो है वो निकाले हैं, फिर से रेड किए। ये एक शायद सिग्नलिंग है कांग्रेस को कि भैया तुम लोग हिसाब से रहो, नहीं तो तुम लोग को देख लिया जाएगा, तुम्हारी भी फाइलें हमारे पास में। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अपना कैलकुलेशन है कि ये 6 साल पुराना मुद्दा जो है उसको फिर से आज गरमाने का मुझे कुछ वो दिख नहीं रहा है, मकसद दिख नहीं रहा है कि इतना ज्यादा आपने फिर से रेड और ये सब मार के अल्लाह उल्लाह मचा दिया, वो भी मानसून सेशन जब चल रहा है तब। इसका मतलब है
कि आप कहीं ना कहीं कांग्रेस को बैकफुट पे डालना चाह रहे हो, और वो कांग्रेस को बैकफुट पे डालने के लिए आपने फिर से वो यस बैंक और अनिल अंबानी के मुद्दे को सामने ले आए हो। बीजेपी एक हमेशा ये भी इल्जाम लगाती आई है कि अनिल अंबानी के जितने भी लोन्स एनपीए हुए हैं, मैक्सिमम लोन तो कांग्रेस के टाइम में दिए गए, तो आप हमसे क्यों क्वेश्चन करते हो? ये सारे लोन जो थे ये तो कांग्रेस के टाइम में मिले थे। तो ये कारण है, मुझे लगता है कि कांग्रेस को बैकफुट पे लाने के लिए ये लोग इस तरीके की रेड और ये सब काम कर रहे हैं। जी संजय। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव भाई, इतनी सारी बातें करी, धन्यवाद। ये थे राजीव रंजन। पूरी बातचीत सुनी। आप सहमत होंगे कि इन बड़े लोगों की दुनिया में कुछ भी हो जाता है। गरीब का अगर 50,000 का लोन होता है, बैंक वाले जीना हराम कर देते हैं। गरीब पेड़ पे लटक के अपनी जान दे देता है, लेकिन इन पैसों वालों का कुछ नहीं हो पाता। आपका क्या सोचना है कमेंट में जरूर बताइएगा। चाहे बातचीत कैसी लगी ये भी बताइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।